चित्रा एक लंबी आह भरते हुए कहती है, मैं उसी का इंतजार कर रही थी, उस काले साए के सबके सामने आने का। और अब वो सबके सामने आ गया है तो जल्द ही उसका असली रूप भी सबके सामने जरूर आएगा। वंदना झट से चित्रा से फिर पूछ पड़ती है, क्या है उस काले साए का असली रूप चाची? कौन है वो काला साया? क्या वो यक्षिणी है या फिर कोई और जिससे हम सब अभी तक अनजान हैं? बताइए मुझे चित्रा चाची। चित्रा वंदना के सवालों को टालने के मन से कहती है, मैंने कहा ना वंदना, मैं तुम्हें अभी उस काले साए के बारे में कुछ नहीं बता सकती हूँ। वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। तुम बस इतना याद रखो कि तुम्हें युग का ख्याल रखना है। कुछ हफ्ते बाद ही अमावस्या है, उससे पहले मैं उस काले साए का अंत कर दूंगी। तब तक तुम मेरे बेटे युग का ख्याल रखना। उसे मत बताना कि मैं यहाँ पर आई हूँ, वरना मुझे ढूंढते हुए वो हवेली से बाहर आ जाएगा और मैं नहीं चाहती वो हवेली से बाहर निकले, क्योंकि जब तक वो हवेली में है तब तक सुरक्षित है, लेकिन जब वो बाहर निकलेगा तो। इतना कहकर चित्रा खुद चुप हो जाती है, जैसे उसका अंजाम सोचकर ही उसकी जुबान कांप गई हो कि जब युग हवेली से बाहर निकलेगा तो क्या होगा। चित्रा वंदना का हाथ थामते हुए कहती है, वंदना मुझसे वादा कर कि तू युग को नहीं बताएगी कि मैं आ गई हूँ। वंदना मन में सोचती है, अब मैं चाची को कैसे बताऊं? इससे पहले भी जब उन्होंने किसी को भी उनके बारे में कुछ भी बताने से मना किया था तो वो सब मैं पहले ही सबको बता चुकी हूँ। युग की कसम देने के कारण मैं मजबूर थी। अब ये बात मैं चाची को कैसे बताऊं कि उनसे पहले किया हुआ वादा मैं तोड़ चुकी हूँ। अगर ये बात मैंने चाची को बता दी तो उनका मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। वंदना दुविधा में पड़ जाती है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो चित्रा को सब कुछ बताए या ना बताए। वंदना परेशान होते हुए मन में सोचती है, अब मैं क्या करूं? चाची को युग की कसम देकर वादा तोड़ने वाली बात बताऊं या नहीं बताऊं? वंदना इस बारे में कुछ फैसला ले पाती उससे पहले ही चित्रा फिर वंदना पर दबाव बनाते हुए उससे कहती है, तुम कहाँ खो गई वंदना? मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बेटे युग को कुछ नहीं बताओगी। उसे नहीं बताओगी कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ। उसे हवेली में रोके रखोगी अमावस्या तक। वंदना अपने दूसरे हाथ से चित्रा का हाथ थामते हुए कहती है, मैं आपसे वादा करती हूँ चाची कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं युग को नहीं बताऊंगी कि आप यहाँ पर आ गई हैं और मुझसे मिली थी। मैं ये बात राज ही रखूंगी। वंदना ने सोच लिया था कि इस बार युग अगर उसे अपनी कसम भी दे दे तो भी वो चित्रा से किया हुआ वादा नहीं तोड़ने वाली थी। वो दोबारा उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती थी। युग को लेकर चित्रा और वंदना के बीच बातें चल ही रही थी कि तभी वंदना के दिमाग में युग की वो कहानी का ख्याल आने लग जाता है जो उसने लिखी थी। वंदना को याद आने लग जाता है कि उस कहानी में ऐसा लिखा हुआ था कि चित्रा प्रशांत के साथ भाग गई थी और तो और जाने से पहले एक रात उन दोनों ने ग्रेवयार्ड कोठी में साथ में भी बिताई थी, जिस कारण उन दोनों के मोबाइल ग्रेवयार्ड कोठी में ही छूट गए थे। वंदना हिचकिचाहट के साथ अपने दिल पर हाथ रखते हुए चित्रा से पूछती है, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी चाची, आप बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब पाए बिना ना मुझे चैन मिलने वाला है और ना किसी चीज में मन लगने वाला है। इस सवाल का जवाब पाना मेरे लिए बहुत जरूरी है चाची, बहुत जरूरी। वंदना की बातें सुनकर एक पल के लिए चित्रा भी हैरान रह गई थी कि ऐसा कौन सा सवाल था जिसका जवाब पाना वंदना के लिए इतना जरूरी था। चित्रा वंदना को एकटक देखते हुए उससे कहती है, कहो वंदना, क्या पूछना है तुम्हें मुझसे? वंदना चित्रा की आंखों में देखते हुए अपने दिल पर हाथ रखते हुए बड़ी ही हिम्मत के साथ चित्रा से पूछती है, क्या ये सच है कि जब अनुराग चाचा युग को शहर में बोर्डिंग स्कूल छोड़ने के लिए गए थे तो उनके जाने के बाद आपने प्रशांत भैया को कॉल करके ग्रेवयार्ड कोठी बुलाया था? जैसे ही वंदना ये बात बोलती है चित्रा वंदना को घूरने लग जाती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वंदना ने उससे कोई ऐसी बात पूछ ली हो जो वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले। वंदना की बात सुनकर चित्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। चित्रा झट से पलट कर कहती है, तुम्हें ये बात कैसे पता चली वंदना? वंदना चित्रा को एकटक देखते हुए कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बात सच है, आपने प्रशांत भैया को कॉल करके ग्रेवयार्ड कोठी बुलाया था अनुराग चाचा के चले जाने के बाद। चित्रा खामोशी के साथ वंदना से अपनी नजरें चुराने लग जाती है, उसके सवालों से बचने की कोशिश करने लग जाती है। वंदना के मन में और भी कई सारे सवाल चलने लग गए थे चित्रा और प्रशांत को लेकर, पर उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सवाल चित्रा से कैसे पूछे। उसे खुद चित्रा से वो सवाल पूछने में शर्म आ रही थी, पर जैसे तैसे हिम्मत करके वंदना अपने दिल पर हाथ रखते हुए फिर चित्रा से पूछ पड़ती है, अगर ये सच है कि आपने प्रशांत भैया को अकेले में ग्रेवयार्ड कोठी बुलाया था तो क्या फिर ये भी सच है कि आपने और प्रशांत भैया ने वो रात एक साथ
ग्रेवयार्ड कोठी में बिताई थी। वंदना की बातें सुनकर चित्रा बुरी तरह चिढ़ गई थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वंदना को ये सब बातें कैसे पता चली थी, जबकि ये बातें सिर्फ उसके और प्रशांत के बीच थी। चित्रा फिर बिना कुछ सोचे समझे बोल पड़ती है, तुम्हें ये सब बातें किसने बताई वंदना? तुम्हें मेरे और प्रशांत के बारे में इतना सब कैसे पता चल गया? चित्रा का जवाब सुनकर वंदना समझ गई थी कि अभी अभी उसने जो बात बोली थी वो भी सच थी। वंदना खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि उस किताब में जो भी लिखा हुआ था सब सच है? आपका और प्रशांत भैया का चक्कर? वंदना अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही झाड़ियों में हलचल बढ़ जाती है। किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है। उस आहट को सुनकर वंदना अपनी बात पूरी किए बिना ही चुप हो जाती है। चित्रा हड़बड़ाहट के साथ कहती है, कोई आ रहा है वंदना? वंदना झट से पूछती है, कोई आ रहा है पर कौन चाची? चित्रा पलट कर कहती है, पता नहीं, पर कोई तो आ रहा है। इससे पहले कि वो यहाँ पर पहुंचे हमें यहाँ से निकलना होगा। कदमों की आहट और करीब से सुनाई देने लग गई थी, जिस कारण वंदना के अंदर का डर बढ़ गया था और वो चित्रा से अपनी बात पूछना ही भूल गई थी। चित्रा बौखलाहट के साथ वंदना से कहती है, तुम वापस हवेली चली जाओ वंदना, मुझे भी जाना होगा। बस जो बातें मैंने कही उसे याद रखना। मेरे बेटे युग को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ। अब तभी मुलाकात होगी जब मैं उस काले साए का अंत कर दूंगी। वंदना कहती कुछ नहीं, बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। चित्रा तुरंत हड़बड़ाहट के साथ वहां से निकल जाती है। चित्रा के जाते ही वंदना भी वहां से जाने लग जाती है। दोनों ही अलग अलग तरफ जा रही थी। वंदना बड़ी सावधानी के साथ आहिस्ते आहिस्ते अपने कदम बढ़ाई रही थी कि तभी उसे युग दिखाई देता है। उसको देखकर वंदना तुरंत झाड़ियों के पीछे छुप जाती है। युग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी कोई महक आ रही हो, वो उसी महक का पीछा कर रहा हो। वंदना युग को देखकर घबराते हुए मन ही मन सोचती है, ये युग यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो हवेली में था, कहीं ये मेरा पीछा करते करते यहाँ तक तो नहीं आ गया? अगले ही पल वंदना नाम में अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो यहाँ पर आते हुए किसी ने नहीं देखा था। मुझे अच्छे से याद है, मैं बड़ी चालाकी के साथ यहाँ पर आई थी। युग की निगाहों को देखकर वंदना समझ जाती है कि वो काला झाड़ी जंगल में किसी को ढूंढ रहा था। युग धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था। वंदना वहीं पर झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी। एक पल के लिए तो वंदना की जान हलक में आ गई थी, क्योंकि युग उसके एकदम करीब आ गया था। वंदना ने तुरंत एक सेकंड के लिए अपनी सांसें रोक ली थी, ताकि युग उसकी तेज चलती धड़कनों को भी ना सुन पाए। युग उसके आगे खड़ा ही हुआ था कि उसे दूसरी तरफ से फिर कदमों की आहट सुनाई देती है और वो उस ओर अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। जैसे ही युग वहां से अपने कदम आगे बढ़ाता है, वंदना झाड़ियों में से निकल जाती है और घबराते हुए खुद से बड़बड़ाती है, ये युग तो उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ चित्रा चाची गई है। बस जिस तरह मैं छुप गई हूँ उसी तरह चित्रा चाची भी छुप जाए, वरना अगर युग ने चित्रा चाची को देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे जल्द से जल्द वापस हवेली पहुंचना होगा, वरना मामला और बिगड़ जाएगा। वंदना हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है। कुछ ही देर में वंदना सबसे छुपते छुपाते हुए हवेली पहुंच जाती है और सीधे अपने कमरे में जाती है। फिर वो सबसे पहले अपनी साड़ी बदलती है, ताकि उसकी भीगी साड़ी देखकर उस पर किसी को शक ना हो। अभी वंदना ने साड़ी बदली ही थी कि उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है। वो तुरंत बिस्तर पर लेट जाती है, पर उसकी गीली साड़ी बेड पर ही छूट जाती है। उसके कुछ देर बाद ही युग और उसके बाकी के दोस्त कमरे के अंदर आ जाते हैं। ये सब बताते हुए तारा अतीत की यादों में से बाहर आ जाती है। इस वक्त तारा वंदना के कमरे में थी और उसने युग और उसके दोस्तों को वो सब बातें बता दी थी जो वंदना ने चित्रा से की थी। तारा के मुंह से वो सारी बातें सुनकर वंदना हैरान रह गई थी। वो तो अभी भी सदमे में थी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि तारा को ये सब बातें कैसे पता चल गई थी। आखिर तारा के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे वो लोगों का हाथ पकड़कर उनके अतीत में झांक सकती थी। तारा की बातें सुनकर सिर्फ वंदना की बोलती बंद नहीं हुई थी, बल्कि वहां पर मौजूद बाकी सब लोगों की बोलती भी बंद हो गई थी। तारा की बात खत्म होने के कुछ पल बाद ही वंदना युग के पास जाती है और नम लहजे के साथ उससे कहती है, अब तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया ना युग, कि क्यों मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रही थी, क्यों मैं तुमसे सब कुछ छुपा रही थी। युग खामोशी के साथ खड़ा रहता है। उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली थी। वंदना अपनी बात पूरी करती हुई युग से चीखते हुए कहती है, क्योंकि मुझे चाची ने तुम्हें कुछ भी बताने से मना किया था, मुझसे वादा मांगा था। तुम ही बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? तोड़ देते किसी के साथ किया हुआ वादा?
युग के पास वंदना के सवालों का कुछ जवाब नहीं था। उसके मन में वंदना के लिए जो भी कड़वाहटें थीं, उसकी मजबूरी देखकर वो सारी कड़वाहटें मिट जाती हैं। वंदना फिर कुछ कहती उससे पहले ही कछुआ झट से बोल पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि युग कालाझाड़ी जंगल में जिससे मिला था वो चित्रा आंटी थी। युग तुरंत कछुए की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ कछुआ, वो मेरी माँ ही थी जो मुझसे छुप रही थी। युग यामिनी को टोंट मारते हुए कहता है, मैं कब से कह रहा था कि मैंने माँ को देखा है, पर कोई था जो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहा था। इन सब बातों को मेरा वहम बता रहा था। यामिनी खामोश रहती है क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि इसमें उसकी ही गलती थी। वही युग की बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। कायर कुछ सोचते हुए कहता है, पर अगर चित्रा आंटी वापस आ गई है तो वो सबके सामने क्यों नहीं आ रही है, छुप क्यों रही है? कछुआ कहता है, अब ये बात तो वही अच्छे से जानती है कि वो क्यों सबके सामने नहीं आ रही है, किस चीज का इंतजार कर रही है, और वो इतने सालों बाद क्यों आई है। कछुए की बात खत्म होते ही वहां एक पल के लिए शांति छा जाती है, पर अगले ही पल बाद दरवाजे की तरफ से एक आवाज आती है। वो काले साए का अंत करने आई है। उस आवाज को सुन सब लोग हैरान हो जाते हैं और दरवाजे की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं, ये जानने के लिए कि वो आवाज किसकी है। सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।